चलो, principle of atomic conservation, next method for the stoichiometry to relate amount of reactant reacted the amount of product produced. It is based on conservation of atom, that is total atom or moles of atoms of an element remain same in the reactant side and the product side. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट साइड में लेट से किसी भी एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में 5 एटम्स या 3 एटम्स होंगे. So whatever the number of moles of reactants, number of moles of any particular element in the reactant side, that must be equal to the number of moles of atoms of the same element in the product side. तो reactant product में moles हमेशा equal होंगे. तो या जैसे यदि हम एक एग्जांपल लें, KClO4 गिविंग KCl plus O2, जितना पोटेशियम रिएक्टेड में उतना ही पोटेशियम प्रोडक्ट्स में भी होगा, जितना क्लोरीन रिएक्टेड में उतना ही क्लोरीन प्रोडक्ट में भी होगा. नंबर ऑफ एटम्स फॉर ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द प्रोडक्ट. समझ में आया बेसिक लॉजिक क्या है? बेसिक लॉजिक इज एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे आर ऑलवेज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. ठीक है इतना? सर वो KClO2 होना चाहिए ना? कहाँ बैलेंस नहीं है रिएक्शन. Reaction is not balanced. It is applicable on atoms, not on molecules. Balancing of reaction is not required in POC. POC में बिना बैलेंसिंग के हम मोल्स को अमाउंट को रिलेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के. पहले दो मेथड में बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इवन इफ बैलेंस रिएक्शन इज गिवन, वी डोंट नीड टू यूज दिस बैलेंस रिएक्शन. हम उसमें बैलेंस मतलब कोफिशिएंट यूज नहीं करना है. चलो एग्जांपल समझना कैसे यूज किया है. यहाँ पर KClO4 गिविंग KClO plus O2. हम सबसे पहले POC लगाते हैं पोटेशियम पर, किसी भी एक एलिमेंट पे लगेगा, 1 by 1 लगेगा, मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक एलिमेंट पे लगाएंगे. मोल्स ऑफ KClO4 into 1. एक KClO4 में हमारे पास एक पोटेशियम है, तो into 1 कर दिया. मोल्स ऑफ KClO into 1. KClO में भी एक ही पोटेशियम है प्रोडक्ट साइड में, तो into 1 किया. O2 में कितने पोटेशियम दिख रहे हैं तुम्हें? हाउ मेनी पोटेशियम एटम्स आर देयर इन O2? into 0 कर दिया. तो टोटल पोटेशियम एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल पोटेशियम इन द प्रोडक्ट. इज दैट ओके? यस सर. समझ में आता है इतना? यस. बेसिकली हमें इनटू करना है वो नंबर का जो उनके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. ठीक है. सेकंड एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास यहाँ से, पोटेशियम पे POC लगाया. नाउ वी कैन यूज POC ऑन ऑक्सीजन. चलो ऑक्सीजन पे लगा के देखते हैं. ऑक्सीजन पे POC, मोल्स ऑफ KClO4 into 4. into 4 क्यों किया? एक KClO4 में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं तुम्हें? KClO4 4 ऑक्सीजन is equal to moles of KClO into 1 plus moles of O2 into 2. यहाँ पर तीनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1, O2 में 2, KClO4 में 4. तो into 4 into 1 into 2. समझ में आया इतना? यस सर. सर हम ये क्यों करते हैं POC? POC क्यों करते हैं? Because if we want to relate moles of reactant reacted and the moles of product produced, तो हमें उसको रिलेट करने का दिस इज वन ऑफ द मेथड. जैसे पहले दो मेथड देखे थे. अब क्वेश्चन ये है कि हम जब ऑलरेडी दो मेथड पढ़ चुके हैं तो फिर POC क्यों पढ़ रहे हैं? काफी बार क्वेश्चन में कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैसे इंटरप्रेट करना है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड यूज आता है. स्पेशली व्हेन वी कैन नॉट बैलेंस द रिएक्शन, जो हम रिएक्शन को बैलेंस इजीली नहीं कर सकते, तब हम ये मेथड यूज करते हैं. या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, A से B बना, B से C बना, C से D बना, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट सारा का सारा A से D में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें बीच वाले रिएक्शन को सोचना ही नहीं है. डायरेक्ट उस एटम पे POC लगा दो, A पे और D पे. तो कुछ चीजें डिपेंड्स ऑन गिवन इंफॉर्मेशन कि हमें कैसे इजीएस्ट वे में प्रोसीड करना है. अलग अलग मेथड अलग अलग जगह यूज आएगी. क्लियर है?
सर हम अभी नोट्स लिखे या फिर आप पीडीएफ भेज दोगे? नहीं लिखना है तुम्हें, बट मैं बोलूंगा लिखने का, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई विल गिव यू टाइम फॉर द राइटिंग एवरीथिंग। अभी लिखना है ना। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड मोल्स ऑफ SO3 प्रोड्यूस फ्रॉम 2.5 मोल्स ऑफ एसेट। एसेट के 2.5 मोल्स हैं, तो SO3 कितने प्रोड्यूस होंगे? रिएक्शन इज गिवन। एसेट पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2, फिर SO2 SO3 बना रहा है। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, हमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जितना सल्फर एसेट में उतना ही SO3 पे होना चाहिए। द होल सल्फर इज कन्वर्टिंग फ्रॉम एसेट टू SO3। POC लगा देते हैं हम यहाँ पर। मोल्स ऑफ एसेट इनटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे? एक एसेट में कितने सल्फर हैं? 8 सर। 8, तो इंटू 8 कर दिया, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट SO3 इंटू 1। एक SO3 में कितने सल्फर हैं? सल्फर एक सल्फर है। 1 इंटू 1 सल्फर कर दिया, जैसा लिखा हुआ है वहां पर। तो एसेट के मोल्स दे रखे हमें कितने? 2.5, यहाँ पे 2.5 लिखा, इंटू 8, मोल्स ऑफ SO3 आ गया 20। तुम देखोगे हमने रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं किया, बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं बीच में क्या बन रहा है क्या हो रहा है। डायरेक्ट हमें इतना पता था सारा का सारा सल्फर एसेट से SO3 में जा रहा है, तो ये यूज कर लिया। एक स्टेप में, 2 स्टेप में आंसर आ गया हमारे पास। सर। इसको हम बैलेंस करके फैक्टर लेवल मेथड से भी कर सकते हैं। यस, बैलेंस करके तुम फैक्टर लेवल मेथड से भी कर सकते हो, बट दैट विल बी मोर लेंथी मेथड। और बैलेंसिंग में यदि एक भी नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया तो गलत हो जाएगा। दैट विल बी मोर यूजफुल बेटर मेथड इन दिस एग्जांपल। या तो अलग अलग मेथड अलग अलग जगह यूज आता है। सर वो रिएक्टेंट में फर्स्ट वाले में O2 क्यों लिया? तो सल्फर SO2 कैसे बनाएगा? मतलब एसिड से SO3 बनाना है तो ऑक्सीजन तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। वैसे तो वो रिएक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन, मतलब वो रिएक्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन। तुम्हारा काम था यहां से, इस लाइन के नीचे से। अभी क्लियर है? कॉपी करो जल्दी से पूरा POC एग्जांपल से इस पेज पर, एक KClO4 वाला और एक SO3 वाला। सर ऊपर का डेफिनेशन लिखना है ना? सब कुछ लिखना है इस पेज पे जो भी लिखा है। ये किसी स्टूडेंट के लेक्चर नोट्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पढ़ाया होगा क्लास में, तो उसी के लेक्चर नोट्स मैंने शेयर किए हैं। हर्षवर्धन का मैसेज था, सर इट कांट हैपन दैट एटम इज ब्रोकन टू फॉर्म डिफरेंट एलिमेंट्स आयन सिमिलर टू न्यूक्लियर रिएक्शन। हर्षवर्धन का मैसेज है, सर क्या एक एटम ब्रेक नहीं हो सकता है, क्या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन, नॉट इन केमिकल रिएक्शन। हर्षवर्धन, केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, फिर हम उसे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे। और न्यूक्लियर रिएक्शन में फिर उसमें हम POC यूज नहीं करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में फिर एनर्जी मास कंजर्वेशन यूज आता है, एक सेपरेट चैप्टर है पूरा, वो भी 12th में तब देखेंगे हम। समीक्षा का मैसेज था, सर वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर। नो सर। ठीक है। समीक्षा अभी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है प्रॉपर? इसके बाद हितेश, कौन सा एग्जांपल एक्सप्लेन करना है हितेश? ये लास्ट वाला। एसेट में सल्फर के एटम्स और SO3 में सल्फर के एटम पे POC लगाया है, कंजर्वेशन यूज किया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसेट इनटू 8। एक एसेट में 8 सल्फर एटम्स है, तो टोटल ऑफ सल्फर के एटम्स मिल गए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इंटू 1। एक SO3 में एक सल्फर है, so total moles of sulfur atom in the reactant, that should be equal to total moles of the sulfur atom in the products. Is it okay now? यस सर। चलो अब मुझे ये बताओ, मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया ऑक्सीजन के आगे, उसके बाद SO2 प्लस O2, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, 8
8 2। अब मुझे बताओ, यदि रिएक्शन बैलेंस दे रखी है S8 plus 8O2 giving 8SO2 and the second reaction is also balanced, इस POC में कहां पर क्या चेंजेस आएंगे, क्या मॉडिफिकेशन करना होगा हमें? क्वेश्चन क्लियर है? यदि मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया, 8O2 किया, 8SO2 किया, 2SO2 किया, 2SO3 कर दिया, then what changes we need to make in POC? सर नो चेंज। NSO3 into 8 करना पड़ेगा। SO3 2 नो चेंज। No change, as we don't need to use balanced reaction. हमें कोफिशिएंट दे भी रखें तो हमें यूज नहीं करने हैं वो। Even if balanced reaction is given, still we don't need to use the balanced reaction. क्लियर? और उसका रीजन बताता हूं मैं। जब तुम आगे कोफिशिएंट यहाँ पे 2 लिखते हो ना, जैसे SO3 में लिखा तुमने 2, सो मोल्स ऑफ SO3, स्टिल एक SO3 में तो एक ही सल्फर है ना, और 2 तो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। तुम 2 SO3 लिखोगे, स्टिल एक SO3 मॉलिक्यूल में अभी भी एक ही सल्फर है, वो तो 2 तो कोफिशिएंट आ रहा है। आया समझ में? कॉपी कर लिया है क्या पेज? नो सर, Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन बाकी है, 1 मिनट। कर लो। चलें हम नेक्स्ट पेज पर। सर 1 मिनट। सर ये जो साइड में लिखा है इन प्रोडक्ट ओनली सल्फर, उसके पहला वर्ड क्या है? ऑफ है या इफ है? इफ इन प्रोडक्ट ओनली सल्फर इज फॉर्म, वो मत लिखो, वो पता नहीं मुझे क्यों लिखा गया है। यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, इतना पार्ट मत लिखो तुम बोले। हो गया सर। देखो इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यूजफुल हेडिंग है अगेन ये भी। अब तक हमने क्या किया था, लेट्स से इफ वी आर टेकिंग N2 plus 3H2 giving twice of ammonia, this example, this reaction, मुझे ये बताओ, if 1 mole of nitrogen reacted, then how many moles of hydrogen reacted? 1 can react with how many moles of hydrogen? 3. So 1 can react with 3 to produce 2 moles of ammonia. 5 can react with 15
to produce 10 moles of ammonia. Clear? But now the question is, let's say इसके 7 moles दिए हैं, यहाँ से नहीं, चलो मैं 5 भी लेता हूँ इसके भी ताकि हम कंपेयर कर सकें. 5 moles of nitrogen is given but only 10 moles of hydrogen is given. इसके 15 नहीं दिए. तो क्या 5 moles 10 moles से रिएक्ट करेगा क्या पूरा का पूरा? ऐसा तो होगा नहीं. होगा ये, अब हाइड्रोजन के जो 10 moles हैं they will react completely but the nitrogen 5 moles will not react completely. इसके कुछ moles बच जाएंगे, हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो जाएगा. तो हाइड्रोजन के 15 रिक्वायर्ड थे बट रिक्वायर्ड से कम मोल्स है 10 मोल्स. ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जैसे ही हाइड्रोजन कंज्यूम होगा द रिएक्शन विल स्टॉप एट दैट पॉइंट. वहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा, तब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा. क्लियर? और जो भी रिएक्टेंट जब वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में नहीं दिए हैं then the reactant which consumed first is called the limiting reagent. जो सबसे पहले कंज्यूम हो रहा है, सबसे पहले खत्म हो रहा है रिएक्शन में, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे. क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यस सर. फिर से बताओ, हमें डिस्कनेक्ट हो गया था. Am I audible? Yes, यस sir. सर. तो बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो सबसे पहले कंज्यूम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. अच्छा, कोई भी रिएक्टेंट, जैसे मैं एग्जांपल वापस से लिखूंगा, N2 plus 3H2 giving twice of ammonia. क्लियर? यहाँ पर 5 मोल्स 15 मोल के साथ रिएक्ट करता है बट हमने ले लिया हाइड्रोजन के 20 मोल. 5 पूरे रिएक्ट कर गए, 0 बचे. 5 moles of nitrogen can react with 15 moles of hydrogen. तो 20 में से भी 15 रिएक्ट कर जाएंगे, कितने बचेंगे? 5. यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा इस पर्टिकुलर नंबर पर. एग्जांपल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट. जो रिएक्शन के बाद बच जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट. चलो पढ़ो क्या लिखा है. लिमिटिंग रिएजेंट LR is the reactant which gets consumed first during the chemical reaction. The amount of limiting reagent taken will decide the amount of reactant reacted, the amount of product produced. मतलब यदि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन का कितना अमाउंट रिएक्ट किया है और अमोनिया का कितना प्रोड्यूस होगा. जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा. थर्ड पॉइंट, the amount of limiting reagent left after the reaction is 0. मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीशन के बाद नहीं बचेगा और एक्सेस रिएजेंट बचेगा. क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं अभी? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, रिएक्शन को रोक रहा है. जैसे ही वो खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगा. कॉपी कर लो जल्दी से लिमिटिंग रिएजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और उसके नीचे का. You don't need to copy this thing. ये ऑलरेडी हमने कर लिया है ना पहले, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. So circle हटाएं. सॉरी, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, वो लिखा था ना आपने, वो हटाने बोल रही थी. हर्षवर्धन का मैसेज था, सर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हीट रिलीज होती है तो मास कैसे कंजर्व हो सकता है, क्योंकि मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में. अच्छा क्वेश्चन है कि यदि एनर्जी रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन में, जो जैसे हम कंबशन रिएक्शन में तुम पेपर को बर्न करोगे, CO2 रिलीज होगा, H2 बनेगा और हीट रिलीज होगी, तो मास तो कम हो जाना चाहिए. हर्षवर्धन एक्चुअली जो ये एनर्जी रिलीज होता है, देयर आर 2 रीजन ऑफ रिलीजिंग एनर्जी. एक रीजन होता है केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, लेट से
CH4 से CO2 का बॉन्ड बन रहा है कार्बन ऑक्सीजन का। ये जो CH4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये हम ब्रेक कर रहे हैं, लेट्स से मीथेन को बर्न कर रहे हैं। जब ब्रेक होगा इसमें एनर्जी लगेगी एंड द व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एनर्जी गेट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। तो एक रीजन है उनके जो आपस में बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग चेंज हो रही है और चेंज ऑफ बॉन्ड के कारण एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में जिसमें एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू मास एनर्जी कन्वर्जन इक्वल टू mc स्क्वायर। तो दोनों अलग अलग चीजें। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कॉपी कर लिया है पेज? चले हम आगे। यस सर। देखो अभी तो जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला एग्जांपल था काफी सिंपल सा नंबर था, हमने प्रिडिक्ट कर लिया कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। इफ let's say we have 3 4 5 reactants and then we need to predict which one is limiting reagent, यदि हमें उस केस में प्रिडिक्ट करना पड़ जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रिडिक्शन टफ हो जाएगा। इसलिए हमने एक सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशन है हमारे पास जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे which one is limiting reagent। देखते हैं मेथड टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट। When moles of all reactants divided by their respective stoichiometric coefficient, then the reactant which has minimum value of it will be limiting reagent। इसका मतलब ये हुआ, मैं एग्जांपल पे आता हूँ फिर उसका हुआ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स रखें 17 एंड 48। तुम क्या करो, जो इनिशियल मोल्स है 17 मोल्स अपॉन कोफिशिएंट कर दो 17 अपॉन 1 48 अपॉन 3। कौन सी क्वांटिटी छोटी है, किसका वैल्यू छोटा है? 48/3 छोटा है, 17/1 छोटा है? 48/3। 48/3 एजेंट हो गया हाइड्रोजन इस एग्जांपल में। तो जिसका भी मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू स्मॉल है दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। अब हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करेगा और अमोनिया कितना बनेगा। तो ये डिसाइड करने के लिए हम मोल मेथड यूज कर लेते हैं स्टोइचोमेट्रिक का। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय कोएफिशिएंट, अमोनिया बाय कोएफिशिएंट। तो नाइट्रोजन के मोल्स हमें डिटरमाइन करना है, हाइड्रोजन पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट है, 48/3 लिखा। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ से इक्वेट करके सॉल्व किया तो नाइट्रोजन के मोल्स आ रहे 16, अमोनिया के मोल्स आ रहे 32। नाइट्रोजन के इनिशियली कितने मोल्स लिए गए थे? क्या 17 मोल्स लिए थे हमने? हाँ सर। 17 में 16 रिएक्ट कर गए। यदि 17 में से 16 रिएक्ट कर गए तो कितने बचे? 1। 17 initially taken, 16 reacted, 1 is the remaining। अमोनिया हाइड्रोजन तो पूरा रिएक्ट करेगा 48 - 48 और अमोनिया होगा 32 प्रोड्यूस। द फाइनल अमाउंट of each reactant in product, 1 for nitrogen, 0 for hydrogen, ammonia is 32। क्या समझ में आता है इतना भी? Is that okay? सर इनिशियल मोल्स दिए रहेंगे क्या? क्या इनिशियल मोल्स दिए रहेंगे हमें पहले से ही? हाँ, इनिशियल मोल्स दी होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी डेफिनेटली, तभी हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना भी जरूरी है। विदाउट बैलेंसिंग वी कैन नॉट डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये कौन सी मेथड है एक बार बता दो ना। मेथड नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे सर कैलकुलेट? क्या क्या कॉपी करना है? इसमें तुम्हें कॉपी करना है यहाँ तक, मेथड्स टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट, कितना कॉपी कर लो।
कर लिया है क्या कॉपी? सेकंड नहीं सर, एग्जांपल कॉपी एक मत करना ना। सेकंड एग्जांपल नहीं कॉपी करना है क्या सर? नहीं करना है कॉपी, क्योंकि मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ और वो एग्जांपल मैं बोर्ड पे ही बताऊंगा। लाइट आ गई है। इज इट ओके? लिमिटिंग रिएजेंट हम देख रहे थे। इट्स अ रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि एक से ज्यादा लिमिटिंग रिएजेंट, या जितने भी रिएक्टेंट हो सारे के सारे एक साथ कंज्यूम हो जाएं और सारे लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएं। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल 2a प्लस 5b प्लस 7c प्लस 3e प्लस 2f। क्लियर? तीन रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट हैं। एट t इक्वल टू 0 मोल्स आर गिवन। ये कुछ मोल्स दिए हमें, 14 moles, 33 moles and 42 moles of ABC initially. T equal to 0 means at the start of the reaction. Yeah? तो हमें बताना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट, सेकंड एक्सेस रिएजेंट, थर्ड amount of all reactants and products left after reaction। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा या बचेगा, इतनी चीजें बतानी है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में रिएजेंट है। मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं, अभी आंसर मत बोलो, सभी को सॉल्व करना है। सर सी लिमिटिंग रिएजेंट। चलो देखो,
सारी पार्ट देख लो, सभी देख लो एक बार। मोल्स बाय कोफिशिएंट 14/2, 33/5, 42/7। ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 6.66। सी So है सर। this is the lowest value. Limiting reagent will be C. Clear? यदि ये भी 6 आता, ये भी 6 आता, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाते। सॉरी। और दोनों में से किसी भी एक का यूज करके हम सॉल्व कर सकते थे आगे। अब लगा देते हैं मोल मेथड। So moles of A reacted by coefficient, moles of B reacted by coefficient, moles of C reacted, तो C तो पूरा ही रिएक्ट करेगा by coefficient, moles of E produced upon coefficient, moles of F produced upon coefficient। तो मोल मेथड यूज किया, ये डिसाइड करेगा कि ये रिएक्टेंट कितने रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा। यदि दो लिमिटिंग होते तो दोनों का वैल्यू सेम ही आता ना, मोल्स बाय कोफिशिएंट। कोई भी एक ले लेते हैं। चलो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो तो ए के मोल्स आ जाएंगे। ये है 6 इंटू 2 12, मोल्स ऑफ बी आ जाएंगे 30, मोल्स ऑफ ई प्रोड्यूस आ जाएंगे 6 इंटू 3 18, मोल्स ऑफ एफ आ जाएंगे 12। ये प्रोड्यूस, ये रिएक्टेड। इनिशियली ए के कितने मोल्स थे, मैं लिखता हूं यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाएगा। इतना कॉपी किया है कि मैं रफ करके फिर यहीं पे लिखता हूँ। तुम चाहो तो अलग से लिख सकते हो ना, एक बार रिएक्शन हुआ। कर लिया कॉपी सर। कर लिया। आफ्टर रिएक्शन इनिशियली मोल्स ए के, तो भूल गया कितने मोल्स दिए थे, 7 टू द 14 रहे होंगे। 14 तो 14 मोल्स थे, 14 में से 12 रिएक्ट कर गए, बचे 2। हमेशा ऐसा लिखा जाता है। तो ऐसा लिखा जाएगा इनिशियल मोल्स, ये लिखा जाता है मोल्स रिएक्टेड, जो रिएक्ट कर चुके हैं, एंड दिस आर द रिमेनिंग मोल्स। रिमेनिंग मोल्स क्लियर। तो एक तुम इतना डिटेल में लिख लेना, इनिशियल माइनस रिएक्टेड रिमेनिंग। बी के कितने मोल्स थे हमारे पास, 33 33 में minus से 30। 30 रिएक्ट कर गए, 3 बचे। सी के कितने थे हमारे पास, सी के तो 0 बचेंगे। 42 में से 42 रिएक्ट कर गए, 0 बचे। ई के कितने प्रोड्यूस हुए, 18। एफ के कितने प्रोड्यूस हुए, 12। तो जो फाइनल सर्कल्ड अमाउंट है, दिस आर द रिमेनिंग मोल्स एंड द मोल्स प्रोड्यूस 2 3 0 18 एंड 12। आया अभी ये क्वेश्चन समझ में? यस सर। तो 18 और 12 कैसे रिमेनिंग होंगे, पहले वाले तो दिए ही नहीं आवाज आई, फिर से बोलो। 18 और 12 जो ई और एफ का है वो कैसे रिमेनिंग हो गए, मतलब ये तो बने हैं, रिमेनिंग मतलब फाइनली प्रोड्यूस। पहले 0 थे, कितने प्रोड्यूस हो गए, 18। तो 18 इसके फाइनली बचे हुए हैं। अच्छा यस सर, मुझे लगा पहले वाला इसको बस माइनस नहीं किया था। नहीं, ये तो प्रोडक्ट है ना, तो पहले 0 थे, ये बन रहे हैं। इनमें माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। जो कम हो रहा है उसमें माइनस कर दिया, जो बढ़ रहा है उसमें प्लस कर दिया। यहाँ पे 0 था, 0 + 18 0 + 15। बाई चांस यदि यहाँ पे एक्चुअली क्या मोल 0 थे, 3 + 18 करना पड़ता, राइट सर हम्म। एक्सरसाइज 2 में ना कौन से क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट है शायद, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था हाँ, हो एक्सरसाइज 2 सकता में। है, हो सकता है।
काफी बार हमें ये डाउट होता है सर लिमिटिंग रिएजेंट कब यूज करना है कब नहीं करना है पता ही नहीं चलता है, इसलिए मैं एक पॉइंट लिखा हूं जनरली इट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन इनिशियल amount of two or more reactants are given, यदि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट दिया है तो ये पिक्चर में आता है। हो गया। Find the amount of water produced in grams when 4 gram of hydrogen is mixed with 4 gram of oxygen. ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिक्स किया, दोनों का अमाउंट दिया है, H2O बनेगा, H2O का कितने ग्राम्स बनेगा ये बता। And if you get the answer, you can unmute yourself. आंसर नहीं आया किसी का भी? सर आंसर बैलेंस रिएक्शन। चलो कितना ग्राम दे रखा है? 4 ग्राम। 4 ग्राम मोल्स निकालो सबसे पहले तो। 4/2 2 मोल्स, 4/32 1/8 मोल्स। मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो, 2/2 1/8 अपॉन 1, तो लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है ऑक्सीजन। ध्यान रखना वेट अपॉन कोएफिशिएंट नहीं करेंगे, पहले मोल्स निकालना पड़ेंगे फिर कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। तो वेट बाय मोलार वेट, वेट बाय मोलार वेट। लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कि पानी कितना बनेगा। सो मोल मेथड, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड अपॉन कोएफिशिएंट molar mass 32 upon coefficient, weight of water produced upon molecular mass by coefficient। इसका वेट ले लो 4 ग्राम, 4/32 into 2 into 18 is the final answer।
8 4 18 by 4 9 by 2 4.5 ग्राम। अच्छा बता सकते हो ये 4.5 ग्राम प्रोड्यूस हुआ, ये 4 ग्राम रिएक्ट किया, तो ये कितने ग्राम रिएक्ट किया होगा? 0.5 using mass conservation. Total mass of reactant reacted equal to total mass of the product produced. लिखा देता हूँ वो भी मैं, क्या लिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी? तो नहीं सर। Law of mass conservation. सर 10th में पढ़ा है। Law of mass conservation. Total mass of the reactant reacted, ये 4 ग्राम रिएक्ट किया, ये x ग्राम रिएक्ट किया, ये 4.5 बना है, 4 प्लस 0.5 डेफिनेटली इतना रिएक्ट क्या होगा? 3.5 बच गया होगा। Total mass of reactant reacted is exactly equal to the total mass of the product produced. ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन लिखा है, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं लिखा है। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है, ठीक है? चले हम आगे, कोई डाउट यहाँ तक? सर वो n बाय स्टोइचियोमेट्री का रेशियो कैसे निकाला वो बताओ ना एक बार। नंबर ऑफ मोल्स समझ में आया, 2n 1/8 कैसे आए? यस सर। कोफिशिएंट क्या है? बोल। कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड किया, कोफिशिएंट क्या है? 1 से डिवाइड किया, भी ठीक है? यस सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 E8 क्वेश्चन देखो, मैं कर रहा हूं ना सबको। E8 क्वेश्चन एक बार बता दो ना। क्या क्वेश्चन एक बार बता दो ना ये इसको। क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है सर। क्यों बुकलेट नहीं है तुम्हारे पास अभी तक? सर है लेकिन वो नासिक में ही है, मैं गाँव में हूँ। क्वेश्चन में दिया है 10 ग्राम सैंपल मिक्सचर ऑफ CaCl2 plus NaCl when it is treated with CaCO3, this CaCO3 is heated to when treated to precipitate all the calcium as CaCO3, इसे CaCO3 में कन्वर्ट किया गया है सारे कैल्शियम को, then CaCO3 converted into CaO plus convert all calcium to CaO, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहले कैल्शियम को यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया गया और फाइनली इसे कन्वर्ट किया गया, नहीं ठीक है, फाइनली CO में आ गया। इसका वेट दे रखा है 1.62 ग्राम। देन फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ CaCl2 इन द ओरिजिनल सैंपल। ये ओरिजिनल सैंपल था टोटल 10 ग्राम, इसमें जो CaCl2 था उसको इसमें और उसको फर्दर इसमें कन्वर्ट किया गया है, इतना दे रखा है। सारा का सारा कैल्शियम यहाँ से यहाँ, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली POAC ऑन कैल्शियम, सारा का सारा कैल्शियम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ
मोल्स ऑफ CaCl2 into 1, 1 मोल एक कैल्शियम, मोल्स ऑफ CO into 1, इसमें भी एक कैल्शियम है, यहाँ 2 होता तो into 2 करते, 5 होता तो into 5 करते हैं. Is that okay? क्या इतना समझ में आता है? यस सर. चलो, मोल्स ऑफ CaCl2 को लिखते हैं वेट ऑफ CaCl2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 40 प्लस 71 और क्लोरीन 1.62 ग्राम 56 into 1, 40 प्लस 60. से जब वेट ऑफ CaCl2 के लिए सॉल्व करोगे, यदि ये 56 111 12 होता तो 2 3.1 to 12 24 3.24 रफली 3.21 ग्राम आएगा. थोड़ा सा एक सेकंड डिजिट आगे चल सकता है कैलकुलेशन. ये बताओ परसेंटेज ऑफ CaCl2, यदि हमारा वेट आया है CaCl2 का 3.21 ग्राम आउट ऑफ 10 ग्राम, क्या परसेंटेज को ऐसे डिफाइन किया जाता है? वेट ऑफ CaCl2 अपॉन टोटल वेट इनटू 100. यही होता है ना परसेंटेज. दैट क्वांटिटी Yes, sir. अपॉन टोटल इनटू 100. तो आंसर आ गया 32.1%. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. डाउट किसी को यहाँ तक? होमवर्क सेक्शन ई में अच्छे क्वेश्चन हैं. क्लियर? तो सेक्शन ई में हो सकता है तुम्हें थोड़े से ज्यादा डाउट हो, बट ट्राई करना एक बार अपने इंटू, जो भी डाउट तुम्हें सॉल्व करेंगे. अप टू सेक्शन ई एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ. और ये डीसी क्लास के लिए दे रहा हूं. चलो मैं, ठीक है, डीसी क्लास में जितना हो जाएगा डिस्कस, ठीक है, नहीं तो फिर मैं करूंगा. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ अप टू सेक्शन ई. मतलब कितने सेक्शन ऐड हुए? ई तक पहले हो गया था, डी एंड ई 2 सेक्शन नए ऐड किए गए. इज दैट ओके? Yes, sir. चलो 2 मिनट बस मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, फिर खत्म करते हैं क्लास. सर 1 मिनट वीडियो ऑन करना. करता हूं. डन सर. ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ ना, जाना नहीं है अभी. और जिसका अटेंडेंस हो जाएगा वो जा सकते हैं, मतलब अटेंडेंस होने के बाद. टुडे इज व्हाट 27. आना. प्रेजेंट सर. अभिराज. अभिराज इज नॉट देयर. अजय. अजय सूर्यवंशी. अजिंक्य जाधव. प्रेजेंट सर. अंश कामत. प्रेजेंट सर. अश्विन. प्रेजेंट सर. अथर्व कुंवर. प्रेजेंट सर. दर्शना. प्रेजेंट सर. देवेंद्र पाटिल. देवेंद्र पाटिल इज नॉट देयर.